भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। चौपाल चर्चा आपका अपना कार्यक्रम, जहां हमारी कोशिश होती है अपने किसानों तक पहुंचने की, उनसे संबंधित जानकारियां उन तक पहुंचाने की। और इसके लिए आप जानते हैं कि हम आप तक पहुंचते हैं, गांव-गांव जाते हैं, चौपाल जमाते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो अलग-अलग विषयों पर आपसे बात करते हैं, आपके जिज्ञासा, आपके सवालों के भी वो जवाब देते हैं। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और कोविड-19 का खतरा है, संक्रमण ना फैले, इसीलिए हमने भी चौपाल चर्चा के इस रूप को बदल दिया है और इसे हमने डिजिटल कर दिया है। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमसे जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। जो हमारा विषय है उससे जुड़ी हुई बातें आप तक हम कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाएंगे। भले ही आप तक हम सीधे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन तब भी जानकारी पहुंचाने का जो सिलसिला है उसे हमने बरकरार रखा है। तो आज का विषय क्या है, सबसे पहले हम ये बता दें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में और उसके अंतर्गत आने वाले रेशम कीट पालन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। आगे बढ़े, विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएं, उससे पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। ये एक प्रकार का कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। कच्चे रेशम के लिए रेशम के कीड़ों का पालन शहतूत के पत्तों पर किया जाता है। ये व्यवसाय कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काफी बेहतर है। इसे अन्य व्यवसाय या खेती के साथ भी आसानी से किया जा सकता है। हमारे देश में देश की चारों किस्में शहतूत, ओक तसर, एरी, मूंगा का उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन करने के लिए शहतूत के पौधे लगाने के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जिसमें जल निकासी का गुण हो और सिंचाई की भी व्यवस्था हो। पौधों का रोपण जुलाई-अगस्त माह में करना चाहिए। मादा कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 तक अंडे देती हैं। हर अंडे से करीब 10 दिन में छोटा मादा कीट लार्वा निकलता है। ये मादा कीड़ा करीब 40 दिन में ही लंबा और मोटा होने लगता है। फिर ये कीड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों तरफ अपनी लार गिराता है, जिससे धागे का खोल बन जाता है, जिसे हम ककून कहते हैं। जब ये हवा के संपर्क में आता है तो वे सूखकर धागे का रूप ले लेता है, जिसकी लंबाई करीब 1000 मीटर तक होती है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आने वाले रेशम कीट पालन के बारे में। और इससे जुड़े हुए जो हमारे विशेषज्ञ हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हेम सिंह, जो कि सह प्राध्यापक हैं कीट विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हेम सिंह जी आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार किसान भाइयों। जी बिल्कुल। तो हेम सिंह जी, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि हमने भी अपने कार्यक्रम का रूप रंग बदल दिया है। थोड़ा जो तरीका है किसानों तक पहुंचने का वो बदल दिया है, डिजिटली हम पहुंच रहे हैं उनसे। तो किसानों से सीधी बात नहीं होगी, लेकिन आपकी बात हम जरूर हम किसानों तक पहुंचाएंगे। यानी जो हमारा मकसद है कि जागरूकता फैलाएं और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाएं, उनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उन तक पहुंचे, तो वो मकसद जरूर यहाँ पर पूरा होगा। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया, भी शुरुआत में रिपोर्ट भी दिखाई कि आज हम बात करेंगे रेशम कीट पालन के बारे में। तो सबसे पहले हेम सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये विकल्प है हमारे किसानों के लिए और कैसे इसे हमारे किसान समझे जिन्होंने इसे अभी तक अपनाया नहीं है। जो किसान भाई रेशम की पालन करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, उसमें इसके विभिन्न जो पहलू हैं, जैसे संसाधन विकास हेतु सहायता मिलती है किसानों के लिए, उपकरण और मशीन खरीदने के लिए किसानों के व जो उनके लिए सहायता इसकी मिलती है। मलबरी का जो गार्डन है, मलबरी गार्डन डेवलपमेंट के लिए सहायता मिलती है। और जो लास्ट जो इसका जो कंपोनेंट है, रेशम कीट पालन के लिए जो हाउस तैयार होता है, उसके लिए सहायता मिलती है।
तो जो किसान भाई हमारे रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। यानी पहले उन्हें मलबरी का एक गार्डन लगाना पड़ेगा, मलबरी का बाग लगाने के बाद जब उनके पास पत्तियां होंगी तो पत्तियां क्योंकि जो भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं मलबरी सिल्कवर्म के लिए, तब वो रियरिंग कर सकते हैं। जी जी। तो हमारे किसान भाई पहले मलबरी का प्लांटेशन करें और उसके बाद फिर जो रियरिंग का दूसरे एस्पेक्ट का काम करें। जी जी। और इसमें बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। जो किसान भाई करना चाहते हैं तो एक 10 बाई 10 या उनके पास रूम भी हो सकता है, ये एक हट बना के झोपड़ी बना के भी कर सकते हैं और किसान भाई इसे आसानी से कर सकते हैं। जी। जो सरकार की बहुत सारी स्कीम है तो उसके द्वारा उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई। जी हेम सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि जैसे हम सोचते हैं कि अगर रेशम कीट पालन करना है तो इसके लिए अलग से हमें कमरा तैयार करना पड़ेगा और जैसे कि आपने बताया पहले बाग लगाना पड़ेगा शहतूत का, ताकि जो पत्ते भोजन के तरह इस्तेमाल करते हैं ये कीट उसकी व्यवस्था हो सके। तो क्या बहुत ज़्यादा संसाधन लगते हैं? किस तरह के संसाधनों की ज़रूरत होती है इसके लिए? नहीं, ऐसा इसमें बहुत ज्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं है। जो शहतूत के पौधे हैं वो जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। यदि वो लगाना चाहें तो जुलाई के महीने में वो अपने जो उनका डीडी सेरिकल्चर है, असिस्टेंट डायरेक्टर सेरिकल्चर बैठते हैं, उनसे कांटेक्ट करके प्लांट ले सकते हैं और ये प्लांट 6 से 7 महीने में काफी बड़ा हो जाता है, जिससे पत्तियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और 1 साल बाद हमें पत्तियों की अच्छी मात्रा मिल जाती है, जिससे कि हम आसानी से कीट का वो कर सकते हैं। जब हमारे पास पत्तियां उपलब्ध हो जाएं तो हम जो विभाग है रेशम कीट पालन विभाग है तो वहां से वो रेशम के अंडे लेके और एक रूम, कोई भी रूम अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। यदि घर में अवेलेबल है तो ठीक है, जिन किसान भाइयों के पास घर में रूम अवेलेबल नहीं है तो वो लोग झोपड़ी बना के उसमें आप रियरिंग का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कितने से इसकी शुरुआत करनी चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि कीट जो है उपलब्ध हो जाते हैं अगर और आपका बाग तैयार हो गया, यानी थोड़ा पहले से तैयारी इसकी करनी पड़ती है, उस तरह के संसाधन जुटाने पड़ते हैं। भले ही आर्थिक तौर पर इतना खर्चा ना आता हो लेकिन तैयारी जरूर करनी पड़ती है। तो किस तरह से शुरुआत करें, किस स्केल से इसकी शुरुआत करनी चाहिए किसानों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम आपका। इसमें जो हमारे किसान भाई यदि रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो इस समय बरसात का मौसम बिल्कुल आपके तैयार है जी। तो किसान भाई इस समय जो पौधरोपण है, शहतूत के जो पौधे हैं, मलबरी के प्लांट हैं, उन्हें लगा सकते हैं। उसकी बहुत सारी वेरायटी है, जैसे S146, S146, सिलेक्शन 146 है, सिलेक्शन 1635 है, B1 है, TR10 है। इन पौधों के 2 तरह की प्लांटिंग होती है। एक तो हम ट्री टाइप, जो आपके बहुत सारे जो पेड़ लगाते हैं 10 बाई 10 पे या 4 बाई 4 पे हम लगा देते हैं तो पेड़ के रूप में डेवलप होता है। जी जी। एक बुशेज बनाते हैं, झाड़ियां हम डेवलप करते हैं। तो जब झाड़ियां डेवलप करते हैं तो हम 2 बाई 1 मीटर के डिस्टेंस पे, रो टू रो डिस्टेंस 2 मीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 1 मीटर, इस तरह से हम प्लांट का रोपण करते हैं। वृक्षारोपण जब हम कर देते हैं तो आफ्टर 6 मंथ जब पौधा डेवलप हो जाता है तो उसको लगभग 30 से 40-45 सेंटीमीटर की हाइट से उसे काट देते हैं। तो उसकी जो साइड बडीज हैं, साइड बड से स्प्राउटिंग होकर बहुत सारे पौधे निकलते हैं। जब बहुत सारी टहनियां निकलती हैं तो बहुत सारी जो उसमें पत्तियां किसानों को मिल जाती हैं। तो जब हम रियरिंग करते हैं किसान भाई शुरू में तो जो फर्स्ट और सेकेंड इंस्टार लार्वा है उसके लिए हम सॉफ्ट टेंडर लीव देते हैं, जो मुलायम पत्तियां हैं उनको चॉप करके देते हैं। और बाद के जो 3rd 4th इंस्टार है उसके लिए हम स्टिक फीडिंग, उसकी जो पूरी टहनी काटते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं। जब कीड़े उसके जो कैटरपिलर्स हैं पूरी पत्तियों को खा जाते हैं तो उन टहनियों को हम हटा देते हैं। तो इस तरह से हम 2 तरह की प्लांटेशन करते हैं। तो 2 बाई 2 मीटर डिस्टेंस इसलिए लगती है कि किसान भाई हमारा ट्रैक्टर से उसमें आसानी से उसको जो फ्लोइंग वगैरह कर, जिसकी लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक है। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से अभी इस सीज़न का फ़ायदा उठा सकते हैं। बारिश का मौसम है तो आप जो शहतूत के बाग हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं और खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं और सरकार की तरफ से काफ़ी सहायता भी है। किस किस तरह के अनुदान हैं और किस किस तरह की सहायता हमारे किसानों के लिए उपलब्ध है जो कि रेशम कीट पालन करना चाहते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें चौपाल चर्चा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब
वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में, जिसमें हम रेशम कीट पालन पर विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं। वो किसान जो कि इसे अपनाना चाहते हैं, उनके लिए उपयुक्त समय है, किस तरीके की उन्हें तैयारी करनी है, सभी बातें हमने ब्रेक से पहले जानी। और हमारे साथ डॉक्टर हेम सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं, मेरठ से आइए उनसे हम बात करते हैं। हेम सिंह जी, जैसा कि ब्रेक से पहले आपने ये बताया कि इस समय का किस तरीके से हमारे किसान उपयोग कर सकते हैं और कैसे वो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो नए किसान हैं जिन्होंने अभी इसके बारे में कुछ नहीं जाना है या फिर सिर्फ हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आगे इसके बारे में मन बनाएंगे, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कहाँ से वो ट्रेनिंग ले, क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके अंतर्गत उन्हें किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जो किसान भाई हमारे अभी तक इस व्यवसाय को नहीं करते हैं, वो किसान भाई यदि करना चाहते हैं तो उनके लिए जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। तो इसमें संसाधन डेवलपमेंट, जो जितने भी संसाधन चाहिए इसके लिए, जैसे गार्डन के लिए ट्यूबवेल लगाना, प्लांट लगाना, गड्ढे खुदवाना, प्लांट कहीं से यदि ट्रांसपोर्ट हो, क्या ट्रांसपोर्टेशन पर जो इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, संसाधन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किसान भाइयों को मदद मिलती है। दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है, इसी के अंतर्गत जो सहतूत का गार्डन डेवलपमेंट है, गार्डन डेवलपमेंट में उसमें जब लगाने के बाद फिर बहुत सारी जो कर्षण क्रियाएं हैं, खाद देना है, उसके लिए भी पैसा मिलता है। फिर जब इसके जो थर्ड स्टेप है, जो रियरिंग करने के लिए, रेशम कीट पालन गृह बनाने के लिए है, तो उसके लिए भी आरकेवीवाई के अंतर्गत प्रावधान है बजट का। जी। तो ये सारे प्रावधान किए गए जिससे कि किसान भाइयों को ये मिल सकता है। तो जो नए किसान भाई हैं, सबसे पहले अपना जमीन का सिलेक्शन करके, जो जहाँ भी उन्हें लगाना है भूमि का सिलेक्शन करें, और वहाँ गड्ढा खोदने के बाद जो मलबरी के प्लांट लगाएं, और मलबरी के प्लांट लगाने के बाद फिर जब वो प्लांट 6-7 महीने के हो जाते हैं, जब पत्तियां डेवलप हो जाती हैं, तो टियरिंग का प्रोग्राम करें, जो कीट पालन का काम है। जो कीट पालन का काम है उसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री के, 25 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए सेंटीग्रेड। और दूसरा ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता है, वो 70 से 80% आर्द्रता होनी चाहिए। जी जी। तो जब भी ये साथ में हमारे पास जो ये मौसम मिलेगा, उस समय हम रियरिंग कर सकते हैं बिना किसी अदर इक्विपमेंट के। जैसे मान लीजिए ठंडे मौसम के लिए हम कूलर लगाना है, वो कोई जरूरत नहीं है इस समय में, जब टेम्परेचर हमारा ये रहता है। और वैसे हम समझें तो नवंबर से लेके, और इधर हम दिसंबर तक करते हैं, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर से दिसंबर तक, और उधर हम फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक कर सकते हैं। जी। इसकी जो एक क्रॉप है, एक क्रॉप हार्वेस्ट में लगभग 25 से 30 दिन, और जब टेम्परेचर एडवर्स होता है तो 30-35 दिन भी लग जाते हैं। जी जी। तो ऐसी दूसरी कोई भी क्रॉप नहीं है एग्रीकल्चर में जो 35 दिन में हार्वेस्ट होके और किसान की मार्केट में चली जाए। जी। जब हम रियरिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डे 1 से, तो 35 दिन बाद आपको कोकून मिल जाता है, और कोकून जो है वो मार्केट में हम डायरेक्ट हार्वेस्ट, जी। हेम सिंह सीधा मार्केट में परचेज।
जी बिल्कुल, आपने ये बताया कि किस तरीके से बाग की तैयारी करें, और लेकिन यहाँ पर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विशेष किस्में हैं जिनका चुनाव करें हमारे किसान, क्योंकि रेशम की भी हम जानते हैं कि अलग अलग वैरायटी होती है, कुछ की डिमांड ज़्यादा है, कुछ काफ़ी दुर्लभ है, तो उनके हिसाब से आप बताइए कि कैसे हमारे किसान इसके बारे में फैसला करें, इसका चुनाव कैसे करें वो। जब किसान भाइयों के पास जब हमारे जो रेशम शहतूत की पत्तियां हो जाएं, तो जब कीट पालन का कार्य करेंगे, तो इसमें किसान भाई हमारे जो रेशम कीट की जो प्रजातियां हैं उनका चुनाव करेंगे। तो उसमें NV4 D2 क्रॉस SS6, NV4 D2 क्रॉस SS6 एक वैरायटी है, वो बहुत अच्छी प्रजाति है, इसका कीट पालन किया जा सकता है। एक निस्त्री क्रॉस निस्त्री, एक निस्त्री जो हाइब्रिड क्रॉस है आजकल, पहले तो इंडिजीनियस रेस थी, जो पुराने समय में निस्त्री थी उसे ही रियर किया करते थे, जो मल्टीवोल्टाइन रेस है। उसका जो कोकून का रंग होता है वो पीले कलर का होता है, येलो कलर का कोकून मिलता है किसान भाइयों को। FC1 FC2 क्रॉस FC1 FC2, CSR1 क्रॉस CSR2, ये भी आपको प्रजाति मिलेंगी। तो इन प्रजातियों का लेके SS6 क्रॉस NV4 D2, ये भी एक प्रजाति है रेशम कीट की, इसका हम आराम से कर सकते हैं और एक सीजन में 5 से 6 क्रॉप ले सकते हैं। जी जी जी, और जैसा कि आपने बताया कि ये एकमात्र ऐसी फसल है जिसमें इतनी जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाती है। आपने बताया कि 25 दिन लगते हैं और बहुत हुआ तो 35 दिन। तो ऐसे में जो समस्याएं भी आती हैं उनका निवारण करने के लिए भी किसानों के पास बहुत कम समय होता है। तो क्या किसी तरह की बीमारी या समस्याएं भी आती हैं इनमें जिनका निवारण करना या जिसके बारे में सचेत रहना हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है? तो इसमें जो किसान भाई हमारे रियरिंग करेंगे, तो इसमें वायरस की बीमारियां भी लगती हैं, वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है, और फंजाई की भी जो लगती है, फफूंदी भी है, उससे भी बीमारियां लगती हैं। तो इसमें फ्लैचरी एक आती है, फ्लैचरी डिजीज है, ग्रेसरी डिजीज है। तो रियरिंग करने से पहले, जब हम रियरिंग करने जा रहे हैं, कीट पालन करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम रूम को डिसइंफेक्ट करते हैं, जिसमें आप फॉर्मल्डिहाइड 2% का घोल बना के रूम में हम स्प्रे करते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर का 2% का घोल बना के पूरा स्प्रे कर दें और रूम को 24 घंटे के लिए बंद कर दें। जी जी। तो इससे उसमें जो क्रैक्स एंड क्रेविसेस हैं, या जो पुराना इन्फेक्शन है, फंजाई है या वायरस है, या उसमें जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो खत्म हो जाएंगे, फिर उसका हम स्प्रे करें। जी जी, हमें ब्रेक लेना होगा यहाँ पर। रहीम जी फिर से वापस आएंगे, फिलहाल ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, इस बात को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें चौपाल चर्चा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और आज हम बात कर रहे हैं रेशम कीट पालन के बारे में और हमारे साथ डॉक्टर हेम सिंह लगातार बने हुए हैं मेरठ से। आइए उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर हेम सिंह, ब्रेक से पहले आप कुछ बातें बता रहे थे, जैसे कि हमने बताया कि किस किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं और उसके लिए कैसे शुरुआत से ही हमारे किसानों को सचेत रहने की ज़रूरत है और उसके निवारण के प्रबंध करने बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो डिजीज है उसका मैनेजमेंट हमने आपको बताया था कि उससे हम जो KOH है या वो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर का 2% का घोल या फॉर्मल्डिहाइड का घोल बना के स्प्रे करें। इसमें कुछ कीट भी लगते हैं। तो जो रियरिंग स्टैंड है, रियरिंग स्टैंड के नीचे हम आंट बेल लगाते हैं। एक बर्तन होता है, उसमें जो स्टैंड है उसका हम पैर रखते हैं और उसमें पानी भर देते हैं और थोड़ा इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, क्योंकि इसमें चींटियां जो है, रेड आंट भी है, ब्लैक वाली भी है, दोनों जाके इसके अंडे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, या जो लार्वा की छोटी अवस्था है तो उसको खा जाती है, नुकसान पहुंचाती है, या स्टैंड पर जो छिपकली है, छिपकली भी जाके इसको नुकसान पहुंचाती है। ये बेस्ट ततैया, ये भी इसको नुकसान पहुंचाती है।
तो इसका हम मैनेजमेंट, हम पहले जो रियरिंग रूम है ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई किसी तरह से छेद या किसी तरह का प्रवेश करने का वो ना हो, जिससे कि कहीं कीट उसमें अंदर प्रवेश ना करे। जी। और उस रियरिंग रूम के चारों तरफ हम चूना डाल देते हैं, चूना भी डालते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी डाल देते हैं, और उसके चारों तरफ भी उसी फॉर्मल्डिहाइड और ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि यदि वो कीट हैं आसपास तो वो कीटे मर जाएं। तो इससे जो हमारे जो कीटों से होने वाली हानि, एक यूजी फ्लाई लगती है जो इसके कोकून में भी नुकसान पहुंचाती है। तो इस सब की रोकथाम के लिए हम जो स्प्रे करते हैं उससे इसका प्रबंधन किया जा सकता है। और हमें सुनिश्चित करना होगा कि रियरिंग रूम में किसी तरह का कोई वो क्रैक्स एंड क्रेविसेस ना हो, जहाँ से कि वो कोई कीट आपका अंदर आ। जी जी बिल्कुल। हिम सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या हमारे देश की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, आप जानते हैं कि कहीं पर ठंडा मौसम रहता है, कहीं मॉनसून का भी समय अलग अलग रहता है, तो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या हमारे देश के हर राज्य के किसान इसको अपना सकते हैं, या फिर कुछ इलाकों के बारे में आप बताएंगे जहाँ पर ये ज़्यादा कामयाब है? ये जो हमारा जहाँ जो हमारा टेम्परेचर है या तापमान है वो 20 से 30 डिग्री के बीच है, और आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है वो 60 से 70 और 80% जहाँ है, वहाँ हमारे किसान ऑल द ईयर इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, जब तक उनके पास शहतूत की पत्तियां अवेलेबल हैं। जी जी। तो इस समय जो वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, या हमारा जो हिल रीजन है, जम्मू कश्मीर है या फुटी हिल है, उत्तरांचल, इसमें लोग ज्यादा अपनाते हैं। वैसे इसको हर जगह किया जा सकता है। पूरे देश के जो बहुत सारे स्टेट हैं उसमें इसका आराम से इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, क्योंकि वर्ष में जहाँ टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री आ जाता है उस समय हम स्टार्ट कर देते हैं, और जब हमारा 35 डिग्री तक जाता है तब तक हम इसका उत्पादन करते हैं। फिर नेक्स्ट सीजन में वही सिचुएशन फिर आती है, तब हम उसको दोबारा कर सकते हैं। इसकी 2 रेसेज रहती हैं, 2 तरह के होते हैं। एक बाई वोल्टाइन में आप 2 क्रॉप ले सकते हैं, 2 क्रॉप एक सीजन में ले सकते हैं। और मल्टी वोल्टाइन में मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 कितनी भी क्रॉप ली जा सकती है। वो अल्टरनेट क्रॉप के हिसाब से मैं चाकी कीट तैयार करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड तैयार कीट होंगे उन्हें हम डिफरेंट डेट्स में तैयार करेंगे, जिससे कि हमारा रियरिंग रूम की पहली जो हमारा लॉट तैयार हो जाए, फिर हम दूसरी लॉट के जो चाकी कीट है उसमें प्रवेश कर दें, और उन कीटों से हम रियरिंग स्टार्ट करके दोबारा प्रोडक्शन करें। जी जी। तो इस तरह से किसान भाई हमारे 6, 7, 8 क्रॉप भी ले सकते हैं। जी। तो कई और एक क्रॉप से लगभग एक हेक्टेयर से लगभग 40 से 50 हजार रुपए किसान को मिल जाता है। और ये यदि टोटल हम बात करें तो हर महीने 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ एक किसान हमारा 1 हेक्टेयर मलबरी सिल्कवर्म का गार्डन लगा के रियरिंग करके प्राप्त कर सकता है, यानी अच्छी कमाई कर सकते हैं किसान। हिम सिंह जी, अब हमें अब ये बताइए कि हमेशा हमने देखा है कि जो हमारे रेशम कीट पालन से जुड़े हुए किसान हैं उनकी शिकायत मंडियों को लेकर होती है कि आम मंडियां हैं जहां पर अनाज बिकता है, या फिर फल फूल की मंडियां भी होती हैं, जो कि मतलब सभी जानते हैं उसके बारे में, लेकिन जब कोकून की बारी आती है तो उन्हें कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ा इस पक्ष के बारे में भी बताएं। जो हमारे किसान भाई थोड़े पढ़े लिखे हैं उन्हें इसका आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसा कि समझ रहे हैं कि डिजिटल है, तो आप किसी भी मंडी के रेट, एक भुवन पोर्टल है, भुवन साइट है, उस पर हर चीज का रेट आप जिसका चाहें मंडी का और जहां का चाहें, आप उस भुवन पोर्टल पे जाइए और मंडी को क्लिक करिए। उसके बाद क्लिक करेंगे, आपको गेहूं का चाहिए तो गेहूं का मिल जाएगा, और किसी भी क्षेत्र का, आप कर्नाटका चाहते हैं तो कर्नाटका का मिलेगा, बेंगलोर का चाहिए तो बेंगलोर का मिलेगा, मेरठ का चलेगा तो मेरठ का मिलेगा। तो वो डेली अपडेट साइट रहती है, उस पर आप कर सकते हैं। और CSB है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड जो है, उसकी जो ऑफिस है वो हमारी मार्केटिंग में किसान भाइयों की पूरी हेल्प करते हैं। साउथ में इसका बहुत सारा मार्केट डेवलप हो चुका है। यूपी में यदि हम बात करें तो सहारनपुर में इसका मार्केट डेवलप है। यदि आपके पास प्रोड्यूस है तो आपका परचेज करने के लिए जो मार्केट में लोग बाहर से आ जाते हैं। तो भूमन पोर्टल पे ईच एंड एवरी सब कुछ है मैडम, आप बस केवल उसे क्लिक करिए, जिसका आपको रेट चाहिए, जी जी, सिल्क वर्क का, कोकून का नहीं, किसी भी चीज का, किसी भी कमोडिटी का चाहिए और कहाँ का चाहिए वो आपको मिल जाए। जी, अंत में हेम सिंह जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो किसान हमारे कार्यक्रम के बाद भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या विकल्प हैं, वो कहाँ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रेशम कीट पालन के बारे में? सेंट्रल सिल्क बोर्ड के डिफरेंट जोन में डिफरेंट ऑफिस हैं, तो वो वहां से ले सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या सेरिकल्चर यूनिट है या सेरिकल्चर का काम चल रहा है, वहां से ये जानकारी ले सकते हैं। और फिर जो रेशम की
डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरह रेशम डिपार्टमेंट भी है। वहाँ से हर मंडल लेवल पे असिस्टेंट डायरेक्टर एक रहते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर की पूरी टीम रहती है, जी। तो वहाँ जाके भी कर सकते हैं। वहाँ एक विकल्प और है, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है, तो वो किसान, वो जो हमारे सरकारी फार्म्स हैं, वहाँ हमारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो उनकी पत्तियों की बड़ी नॉमिनल रेट पे उन्हें सेल कर दी जाती है और रियरिंग कराई जाती है। वहाँ रियरिंग वो बने हुए हैं और जो टोटल प्रॉफिट होता है वो उन गरीब किसानों को दे दिया जाता है। इसमें यह है कि मैडम जो हमारे भूमिहीन किसान हैं उन लोगों को भी इस तरह की सुविधा है कि जो फार्म है वो वहाँ जाके संपर्क करें और वहाँ जाने के बाद संपर्क करेंगे तो वहाँ पत्तियां उन्हें मिल जाएंगी, उन्हें गार्डन लगाने की जरूरत नहीं है। उन पत्तियों का बड़ा नॉमिनल, बहुत कम रेट पर मिलेंगी। एग्स और चाकी कीट उन्हें वहीं से विभाग से मिलेंगे, वो वहाँ रियरिंग कर सकते हैं और वहाँ रियरिंग का जो प्रॉफिट होगा वो हमारे उन किसान भाई को दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने बताई कि मान लीजिए बाग नहीं भी लगाने की व्यवस्था है, उनके पास इतनी ज़मीन नहीं है, तब भी वो रेशम कीट पालन कर सकते हैं। और इसके लिए किस किस तरह के विकल्प हैं, कैसी कैसी सुविधाएं हैं, इसके बारे में हमें डॉक्टर हेम सिंह ने विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेम सिंह जी, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए, चौपाल चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसानों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। आशा करते हैं कि आज जो हमने रेशम कीट पालन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी है, चर्चा की है, ज़रूर आपको इससे लाभ होगा और बहुत सारे जो मन में आपके सवाल थे उनको भी जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से डॉक्टर हेम सिंह जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, चौपाल चर्चा के नए अंक में फिर आप किसानों से होगी मुलाकात। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें। नमस्कार।